नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत अब नई तरह से अपनी यात्राओं को आगे बढ़ा रहा है। किसी देश के बराबर की आबादी हमारे देश में हमारी रेलगाड़ियों में सफर करती है रोजाना। इसलिए भारतीय रेल अपने आप में हिंदुस्तान की वो लाइफलाइन है जो एक जगह से दूसरी जगह हजारों हिंदुस्तानियों को न सिर्फ पहुंचा रही है बल्कि माल ढुलाई के जरिए लोगों की जरूरतों को भी समय से आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे हाई स्पीड आधुनिक रेल को विस्तार देने का काम लगातार हो रहा है। नए ट्रेन के सेट तैयार किए जा रहे हैं। चेयर कार, स्लीपर दोनों सुविधाएं हैं। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक तकनीक, बोगियों और खुद रफ्तार पकड़ने वाले इंजन सिस्टम के होने की वजह से लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। अब इस वंदे भारत का विस्तार करने की सरकार की योजना है। 27 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना सरकार ने बनाई है। इस योजना के अंतर्गत क्या होने वाला है, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 27 नई वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार करने की योजना है और इस पर करीबन 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। नई ट्रेनों से देश में वंदे भारत सेवाओं का नेटवर्क और ज्यादा विस्तृत होगा। रेलवे का फोकस तेज, आधुनिक और बेहतर यात्री सुविधाओं वाली ट्रेन पर है। नई वंदे भारत में चेयर कार और स्लीपर दोनों विकल्प भी शामिल किए गए हैं। यात्रियों की मांग बढ़ने पर 27 ट्रेन सेट की संख्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ज्यादा ट्रेन उपलब्ध होने से नए शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। व्यस्त रूट्स पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू करके यात्री क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत उसकी रफ्तार और आधुनिक यात्री सुविधाएं हैं। ट्रेन सेट तकनीक की वजह से वंदे भारत तेजी से गति पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। नई ट्रेनों में आधुनिक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेन के डिजाइन में यात्रियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। वंदे भारत का उत्पादन बढ़ना भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण का बड़ा संकेत है। 27 ट्रेनें भविष्य के बड़े वंदे भारत नेटवर्क की भी शुरुआती कड़ी हैं। रेलवे का लक्ष्य वंदे भारत को देश की प्रमुख आधुनिक ट्रेन बनाने का है। देश में ही आधुनिक ट्रेन बनाई जा रही है और 3 फैक्ट्रियों में इसका निर्माण हो रहा है। कहां किस तरीके से काम चल रहा है, यह भी समझिए। नई वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण देश के 3 प्रमुख कोच फैक्ट्रियों में हो रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी MCF इसी उत्पादन योजना का हिस्सा है। कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF ट्रेन सेट यहां भी तैयार किए जा रहे हैं। तीनों फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाकर बड़े लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी की गई है। घरेलू फैक्ट्रियों में निर्माण से भारत की रेल विनिर्माण क्षमता भी मजबूत हो रही है। बड़े उत्पादन ऑर्डर से रेलवे की कोच निर्माण तकनीक को भी बढ़ावा मिला है। नए कोचेस लोगों को पसंद आ रहे हैं। ट्रेन निर्माण के साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी मांग बढ़ेगी। घरेलू कंपनियों को रेल उपकरणों की सप्लाई के ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। लगातार उत्पादन से भविष्य में बड़े ट्रेन सेट ऑर्डर पूरे करना आसान होगा। अलग अलग फैक्ट्रियों में उत्पादन बांटने से निर्माण की क्षमता भी बढ़ी है। वंदे भारत के जरिए भारत ट्रेन सेट निर्माण में अपनी लगातार क्षमता बढ़ा रहा है। स्वदेशी उत्पादन से आधुनिक रेल तकनीक का अनुभव देश के भीतर विकसित होगा। निर्माण क्षमता भविष्य के बड़े वंदे भारत विस्तार में महत्वपूर्ण साबित होगी। रेलवे का जोर अब केवल ट्रेन चलाने पर नहीं, ट्रेन बनाने की क्षमता पर भी है।
इस लिहाज से भारत एक नए दौर में जा रहा है। 1000 वंदे ट्रेन चलाने को लेकर प्लानिंग की गई है। ये प्लानिंग आने वाले समय में भारत की पूरी रेल व्यवस्था को नए रंग रूप में ढाल देगी। भारतीय रेलवे ने लंबी अवधि में 1000 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में अलग अलग यात्री ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेन सेट तैयार किए जाएंगे, यानी वंदे भारत नाम रहेगा लेकिन उनकी जो डिज़ाइंस हैं वो अलग अलग तरीके की रहेंगी। प्रस्तावित ट्रेन सेट में 8, 16 और 24 कोच वाले विकल्प शामिल किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इससे इंजन पर भी फर्क पड़ेगा। कम यात्रियों वाले रूट पर छोटे ट्रेन सेट ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारी यात्री दबाव वाले रूट्स पर 24 कोच वाले ट्रेन क्षमता बेहतर रहती है। 16 कोच वाला मॉडल मध्यम और बड़े यात्री प्रवाह के लिए उपयोगी रहेगा। योजना में चेयर कार के साथ स्लीपर वंदे भारत को भी शामिल किया गया है। स्लीपर ट्रेन सेट लंबी दूरी की रात वाली ज्यादा यात्रा के लिए उपयोगी ट्रेन साबित होगी। वंदे भारत का नेटवर्क सिर्फ दिन की यात्रा तक इससे सीमित नहीं रहेगा। अलग कोच क्षमता से रेलवे रूट की मांग के अनुसार ट्रेन चुनी जा सकेगी। चेयर कार से स्लीपर तक वंदे भारत का स्वरूप तेजी से आने वाले समय में रिपोर्ट्स के अनुसार दीर्घकालिक योजना के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए, यानी 1000 ट्रेनों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इतने बड़े उत्पादन के लिए कोच फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ट्रेन संख्या बढ़ने से रखरखाव और सर्विस नेटवर्क का विस्तार भी करना होगा। चेयर कार से स्लीपर तक वंदे भारत का स्वरूप तेजी से बदला है। आने वाले समय में सरकार वंदे भारत ट्रेन को लेकर और बेहतर बनाने को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है, ये भी हम आपको बताते हैं ताकि आपकी यात्रा और ज़्यादा बेहतर हो। वंदे भारत की शुरुआत मुख्य रूप से चेयर कार आधारित इंटरसिटी ट्रेन के रूप में की गई थी। अब इसका विस्तार लंबी दूरी की स्लीपर यात्रा तक किया जा रहा है। स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों को रात भर आराम से सफर करने की सुविधा मिलेगी। स्लीपर मॉडल का उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को तेज सेवा देना है। इस ट्रेन में आधुनिक कोच डिजाइन के साथ ही यात्री सुविधा पर भी जोर दिया गया है। स्लीपर ट्रेन सेट लंबी दूरी के रूट्स पर समय बचाने का विकल्प बन सकती है। चेयर कार मॉडल छोटे और मध्यम दूरी के तेज सफर में ज्यादा उपयोगी रहेगी। स्लीपर मॉडल रात की लंबी यात्राओं में वंदे भारत की पहुंच बढ़ाएगा। दोनों मॉडल मिलाकर वंदे भारत को ज्यादा व्यापक ट्रेन परिवार बनाएंगे। अलग अलग कोच संख्या के कारण यात्रियों की मांग के अनुसार ट्रेनें चुनी जा सकेंगी। 8 कोच वाली ट्रेन कम मांग वाले रूट पर परिचालन के लिए उपयोगी हो सकती है। सोलह कोच वाला ट्रेन सेट ज्यादा यात्रियों वाले सामान्य रूट के लिए बेहतर माना गया है और 24 कोच वाला सबसे ज्यादा यात्री क्षमता वाले मार्गों पर काम आएगा। स्लीपर संस्करण के आने से वंदे भारत का मुकाबला लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनों से बढ़ेगा। वंदे भारत अब दिन रात की चेयर कार से रात की स्लीपर यात्रा तक पहुंच रही है। वंदे भारत ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन को किस तरह से हाईटेक बनाया गया है, ये भी इस देश की उपलब्धि है, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित वंदे भारत अब हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी पर वंदे भारत को लेकर के काम किया जा रहा है। फिलहाल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
आईसीएफ चेन्नई और बीईएमएल के जरिए इसकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। डिजाइन 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की योजना है। शुरुआती परिचालन की गति करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। ट्रेन सेट को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विकसित किया जा रहा है। शुरुआती परियोजना में 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट तैयार किए जाने हैं। इस ट्रेन सेट के विकास का अनुबंध बीईएमएल को दिया गया था। शुरुआती अनुबंध की कीमत 866.87 करोड़ रुपए बताई गई है। स्वदेशी ट्रेन सेट भारत की हाई स्पीड रेल निर्माण क्षमता को बढ़ाएगा। तेज रफ्तार वाली ट्रेन के लिए विशेष ट्रैक और सिग्नलिंग जरूरी होंगे। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड सामान्य वंदे भारत के लिए काम कर रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस समय 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वंदे भारत की है। हाई स्पीड ट्रेन का विकास भारत की रेल टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाएगा और ज्यादा मजबूत करेगा। इसी तरह की तकनीक दूसरी हाई स्पीड कॉरिडोर में भी काम आएगी। वंदे भारत के बाद अब बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी में भी स्वदेशी क्षमता भारत बढ़ाने के लिए तत्पर है। 1000 वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए सरकार को कितनी और तैयारी करने की जरूरत है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब देश में पुराने ट्रेन सेट हट जाएंगे। व्यस्त रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने के लिए नए ट्रैक और लाइन क्षमता का विस्तार करना होगा। तेज ट्रेनों के संचालन के लिए ट्रैक की गुणवत्ता को और रखरखाव को और बेहतर करना होगा। कई रेल सेक्शन अपग्रेड करने होंगे। ज्यादा ट्रेनों के लिए आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम का विस्तार करना जरूरी होगा। कवच जैसे स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा सिस्टम को लागू करने के लिए रूट्स पर लागू करना होगा। हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के बीच परिचालन तालमेल बनाना होगा। ज्यादा ट्रेनों के संचालन के लिए स्टेशन की क्षमता भी बढ़ानी होगी। प्रमुख स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और यात्री सुविधाओं का विस्तार करना होगा। नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए अतिरिक्त मेंटेनेंस डिपो तैयार करने होंगे। ट्रेन सेट की नियमित जांच और मरम्मत के लिए आधुनिक वर्कशॉप बढ़ानी होंगी। बिजली आपूर्ति और ट्रैक्शन सिस्टम को ज्यादा ट्रेनों के अनुरूप मजबूत करना होगा। व्यस्त कॉरिडोर में ट्रेनों की समय सारणी को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना होगा। ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए केबल क्रॉसिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। 1000 ट्रेनों के लिए ट्रेन के साथ साथ पूरा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड होगा। जाहिर सी बात है कि नए भारत में समय महत्वपूर्ण होगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ट्रेन भारतीयों की पहली पसंद बने, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास है, क्योंकि हवाई जहाज या बस की तुलना में रेल परिचालन अपनी तरह से सस्ता भी है और बेहतर भी है। लिहाजा नए भारत के लिए नई वंदे भारत ट्रेन, ताकि इस राष्ट्र का बंधन होता रहे और ये राष्ट्र आगे बढ़ता रहे। इस देश में कई दशक बीत गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीरी पंडितों की कई समस्याएं, सरकार ने एक पहल जरूर की है, लेकिन जब यह समिति कश्मीरी पंडितों के सामने पहुंची तो पता चला कश्मीरी पंडित सिस्टम के वजह से कितने सताए हुए हैं। अपने वतन से बिछड़ने, जड़ों से दूर होने का दर्द क्या होता है, कश्मीरी पंडित इसको बेहतर समझते हैं। नावलेकर समिति के सदस्य जब कश्मीरी पंडितों से मिलने पहुंचे तो उनका दर्द सुनकर अधिकारी हैरान रह गए। नावलेकर समिति के सामने कश्मीरी पंडितों ने अपनी कौन कौन सी समस्याएं रखी, इससे पूरे देश का वाकिफ होना जरूरी है। नावलेकर समिति ने जम्मू के जगती टाउनशिप में कश्मीरी पंडित प्रतिनिधियों से मुलाकात की। समिति ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं और उनके सुझावों को विस्तार से सुना।
प्रतिनिधियों के साथ समिति की करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। जगती में रहने वाले 5000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों का प्रतिनिधित्व बैठक में हुआ। समुदाय ने 1990 के बाद से चली आ रही समस्याओं को समिति के सामने रखा। प्रतिनिधियों ने घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी समिति को बताई गईं। स्वच्छता और आवास की स्थिति सुधारने की भी मांग प्रतिनिधियों ने रखी है। रोजगार और सरकारी राहत योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। समुदाय ने लंबे समय से चले आ रहे विस्थापन को गंभीर मानवीय संकट बताया। प्रतिनिधियों ने कहा कि वापसी के लिए सिर्फ घोषणा नहीं, ठोस सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। बैठक में विस्थापित परिवारों के भविष्य और अगली पीढ़ी से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। समिति ने समुदाय की बातों और सुझावों को अपनी जांच के लिए महत्वपूर्ण माना। जगती का दौरा समिति के जम्मू प्रवास के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल रहा है। समिति का उद्देश्य विभिन्न समुदायों की स्थिति समझकर व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों ने न केवल उन्हें माइग्रेंट कहे जाने पर आपत्ति जताई, बल्कि अपनी पीड़ाओं को विस्तार से समिति के सामने रखा है। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जम्मू आना रोजगार की तलाश में सामान्य पलायन नहीं था। कश्मीरी पंडितों ने बताया कि आतंक और धमकियों के बीच परिवारों को छोड़ना पड़ा। लक्षित हत्याओं और हिंसा को विस्थापन की त्रासदी से जोड़कर समिति के सामने रखा गया। समुदाय ने 1989-90 की घटनाओं की औपचारिक मान्यता की भी मांग उठाई है। जगती जेनोसाइड विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स कॉलोनी ने 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विस्थापन की घटनाओं के लिए व्यापक कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। प्रतिनिधियों ने न्याय और सम्मान को राहत योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। समुदाय ने लंबी विस्थापन के साथ स्थायी राजनीतिक समाधान की जरूरत बताई है। अलग और सुरक्षित संरक्षित होमलैंड की भी मांग समिति के सामने रखी गई। प्रस्तावित व्यवस्था में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर दिया गया। आस्था और समानता के अधिकारों की गारंटी की भी मांग रखी गई। कानून के शासन के तहत सुरक्षित पुनर्वास को जरूरी बताया गया। समिति ने इन मांगों को अपनी रिपोर्ट में उचित स्थान देने की अपेक्षा जताई गई। कश्मीरी पंडितों ने किस तरह की मांगों को प्रमुखता से उठाया है, ये भी आप समझिए कि कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सुरक्षित वापसी को लेकर जो प्रस्ताव समिति के सामने रखे हैं वो किस तरीके के हैं, ये भी जानना जरूरी है। कश्मीरी पंडित प्रतिनिधियों ने मौजूदा राहत व्यवस्था को अपर्याप्त बताया है। समुदाय ने कहा कि दशकों लंबे विस्थापन का समाधान सिर्फ मासिक राहत नहीं हो सकता। मौजूदा 3,250 रुपए मासिक नगद राहत को महंगाई के अनुरूप बढ़ाने की मांग हुई है। भविष्य में राहत राशि को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। विस्थापित युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी रोजगार देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार को कम से कम 15,000 सरकारी नौकरियों की मांग रखी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन से 5,000 अतिरिक्त नौकरियां देने की भी मांग रखी गई है। भर्ती में विस्थापित युवाओं के लिए उम्र सीमा में विशेष छूट की मांग की गई है। आवश्यक मामलों में शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी राहत देने का भी सुझाव आया है। अधिक उम्र पार कर चुके युवाओं के लिए एक मुश्त पुनर्वास पैकेज मांगा गया है।
जगती में बढ़ते परिवारों के लिए नए आवास उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। पात्र विस्थापित परिवारों के लिए 3 BHK मकान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। जम्मू में किराए पर रहने वाले परिवारों के लिए 1000 फ्लैट्स की मांग की गई है। प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थायी आवास विस्थापित परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत है। समुदाय ने राहत के साथ अधिकार आधारित स्थायी पुनर्वास नीति की भी मांग की है। कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सुरक्षित वापसी को लेकर के भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वापसी केवल तभी संभव है जब सुरक्षा की ठोस गारंटी मिले। प्रतिनिधियों ने वापसी के साथ सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है। विस्थापित परिवारों की संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्बहाली का मुद्दा भी उठाया गया है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण की मांग भी समिति के सामने रखी गई है। कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने के भी उपाय सुझाए गए हैं। सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन की व्यापक व्यवस्था मांगी गई है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रवेश व्यवस्था की भी मांग हुई। कश्मीरी पंडित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया गया। शिक्षा का आर्थिक बोझ घटाने के लिए फीस में रियायत की मांग रखी गई। पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए समान सेवा सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया गया है। प्रतिनिधियों ने वापसी को रोजगार और आवास से जोड़कर देखने की मांग की है। समुदाय के अनुसार संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। वापसी के साथ न्याय और सम्मान को स्थायी समाधान का आधार बताया गया है। नावलेकर समिति जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव पर किस तरह से अपनी रिपोर्ट बनाने को लेकर के काम कर रही है, ये भी हम आपको बताते हैं ताकि इसका जो बैकग्राउंड है वो आपकी समझ में आए। केंद्र सरकार ने मई में नावलेकर समिति के गठन का फैसला किया था। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रभाकर नावलेकर कर रहे हैं। समिति को देश के विभिन्न हिस्सों में जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य बदलाव के पीछे मौजूद विभिन्न कारणों की पहचान करना है। समिति अवैध आव्रजन से जुड़े प्रभावों का भी अध्ययन कर रही है। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से जमीनी जानकारी जुटाई जा रही है। समिति सरकारी अधिकारियों के साथ समुदायों के प्रतिनिधियों से भी संवाद कर रही है। जम्मू दौरे में प्रशासन और पुलिस से भी महत्वपूर्ण जानकारी ली गई। समिति की जांच केवल एक समुदाय या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति के अध्ययन को इसमें शामिल किया गया है। समिति जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रभावों का व्यापक विश्लेषण करेगी। अध्ययन के आधार पर नीतिगत उपाय सुझाने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। जरूरत पड़ने पर विधायी बदलावों से जुड़े सुझाव भी दिए जा सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदमों की सिफारिश भी रिपोर्ट में की जा सकती है। जम्मू से मिले सुझाव समिति की अंतिम रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण इनपुट बन सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की मूल समस्याएं क्या हैं और घाटी में उन्हें बीते दशकों में किस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ी है, ये भी देश के लिए जानना जरूरी है। 1989-90 के दौर में हिंसा के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपनी जगह छोड़कर मुसलमानों की वजह से भागना पड़ा।
आतंकवाद, धमकियों और लक्षित हत्याओं से हिंदू समुदाय में भय बढ़ा। कई परिवार अपनी पुश्तैनी घर और जमीन छोड़कर घाटी से बाहर चले गए। विस्थापित परिवारों को जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में जाकर शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। शुरुआती दौर में कई परिवारों ने अस्थायी शिविरों में जीवन बिताया। दशकों बाद भी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जे और नुकसान की शिकायतें सामने आती रही हैं। जमीन और मकानों से जुड़े कानूनी विवाद भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण की मांग भी लगातार उठती रही है। लंबे विस्थापन से समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें प्रभावित हुई हैं। नई पीढ़ी का घाटी से दूर रहना सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए चुनौती बन चुका है। रोजगार और आजीविका के अवसरों की कमी इसका सबसे प्रमुख कारण है। युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में विशेष अवसरों की मांग होती रही है। स्थायी आवास और बेहतर बुनियादी सुविधाएं आज भी बड़ी जरूरत है। सरकारी राहत और नगद सहायता बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। समुदाय का एक वर्ग माइग्रेंट के बजाय विस्थापित पहचान चाहता है। वापसी के साथ सुरक्षा, रोजगार और आवास की गारंटी कश्मीरी पंडितों की मुख्य मांग है। 1989-90 की हिंसा की मान्यता और न्याय अभी भी मांगा जा रहा है। अलग अलग संगठनों ने सुरक्षित पुनर्वास के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 1989-90 के दौरान 3 दिन के अंदर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से मुस्लिमों ने बाहर निकाल दिया। यह आजाद हिंदुस्तान का वो जुल्म है, वो सितम है जिससे पता चलता है कि जब किसी खास क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो जाती है तो हिंदुओं पर किस तरीके के जुल्म और अत्याचार होते हैं। मस्जिदों से ऐलान किया गया, जो कश्मीरी पंडित थे उनकी महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी गई, कई को मार दिया गया, कई कश्मीरी पंडित मारे गए। हाल में भी जब पुनर्वास की योजना चलाई गई तो टारगेट करके कश्मीर से जम्मू तक कश्मीरी पंडितों की एक बार फिर से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। सेना ने कई जगहों पर कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन ज्यादातर डाउनटाउन में चूंकि आतंकवादियों का कब्जा है और वो पुरानी सरकारों की वजह से, धारा 370 होने की वजह से इस तरीके के दस्तावेज जुटा करके बैठे हुए हैं जिससे एक अराजक स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाती है जैसे ही भारत सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है। देश के किसी भी हिस्से में इस तरीके की स्थिति ना बने। फिलहाल धारा 370 है नहीं, और अब जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का वापस पुनर्वास हो सकता है, जो सुरक्षा व्यवस्था वहां दी जा सकती है, कश्मीरी पंडित उस चीज को लेकर के चिंतित हैं और नाव लेकर समिति के सामने उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है। बस मसला इतना है कि बातें सिर्फ कागजों तक न रह जाएं। अगर सरकार वाकई कुछ करना चाहती है तो कुछ ऐसा कर दे कि जो कश्मीरी पंडित अपने क्षेत्र से किसी समय विस्थापित हुए, उन्हें एहसास हो कि आज़ाद हिंदुस्तान में उनकी भी आज़ादी उतनी ही महत्वपूर्ण है, भले वो किसी खास क्षेत्र में अल्पसंख्यक की तरह हो गए हों। अब युवाओं के लिए एक खास चेतावनी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आ रही है। युवाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा समय युवाओं की तरफ से बिताया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। 15 से 24 साल के आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि युवाओं को गलत सूचनाएं मिलती हैं और उस सूचना को आधार बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो समय बिता रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति युवाओं के साथ में बन रही है, वो खासी चिंताजनक है। डिजिटल दुनिया से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बेहतर चीज भी साबित हो सकती है, लेकिन फिलहाल
उसके नुकसान जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, उससे शायद पेरेंट्स को और उन बच्चों को जो डिजिटल दुनिया के महारथी के रूप में जाने जाने वाले हैं, उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट मौका है जब उन्हें कुछ चीजों को खास तौर से समझना होगा। डिजिटल दुनिया में 80% युवा सक्रिय हैं। ये किस तरीके का आंकड़ा है? सबसे पहले इस बात को समझिए कि किस तरीके से सक्रिय हैं। दुनिया भर में 80% से ज्यादा युवा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन 80% 15 से 24 साल के युवाओं का इंटरनेट इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। पढ़ाई और कामकाज के लिए इंटरनेट अब युवाओं की जरूरत बन चुका है। मनोरंजन के लिए भी युवा बड़ी संख्या में डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका बाकी की दुनिया से कट ऑफ हो गया है, वो वर्चुअल में ही है। सोशल मीडिया ने युवाओं की ऑनलाइन सक्रियता को ज्यादा तेजी से बढ़ाया है। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग भी युवाओं के लिए एक बड़ा समय खपाने का तरीका बनी है। डिजिटल कंटेंट अब युवाओं की पसंद और रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। मतलब रूटीन में लोग ऐसी जगहों पर अपना समय बिता रहे हैं। इंटरनेट ने युवाओं के आपस में संवाद करने का तरीका भी बदल दिया है। ऑनलाइन पहचान और डिजिटल मौजूदगी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। इंटरनेट ने युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी खोले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को दुनिया भर की जानकारी तक आसानी से पहुंचाया है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन जोखिम तेजी से अब सामने आने लगे हैं। कम उम्र में इंटरनेट की आदतें युवाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। डिजिटल दुनिया में बढ़ती सक्रियता के साथ सुरक्षित इस्तेमाल की जरूरत भी बढ़ी है। टेक कंपनियों के एल्गोरिदम जो असर बढ़ रहा है, उसको भी समझिए। टेक कंपनियों के लिए यूजर का डेटा और उसका ऑनलाइन ध्यान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। कंपनियां यूजर को ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने की कोशिश करती हैं। एल्गोरिदम यूजर की पसंद और गतिविधियों के आधार पर कंटेंट तय करते हैं। यूजर जिस तरह का कंटेंट देखता है, उसी तरह की सामग्री उसे बार बार दिखाई जाती है। लगातार नए वीडियोस सामने आने से यूजर लंबे समय तक स्क्रॉल करता रहता है। नोटिफिकेशन की लगातार आवाज यूजर को बार बार प्लेटफॉर्म पर वापस ले आती है। ऑटो प्ले जैसे फीचर बिना रुके कंटेंट देखने की आदत बढ़ा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर्षक कंटेंट यूजर का ध्यान लंबे समय तक बनाए रखता है। कम उम्र में डिजिटल आदतें बनने से बच्चों और युवाओं का असर ज्यादा हो सकता है। एल्गोरिदम आधारित कंटेंट सोच व्यवहार को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर भी डिजिटल दुनिया में कई सवाल उठ रहे हैं। यूजर के ऑनलाइन गतिविधियों से उसकी पसंद और व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन को लेकर ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत महसूस हो रही है। युवाओं को ध्यान खींचने वाले डिजिटल फीचर से बचाने की चुनौती है। टेक कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर भी बहस तेज है। एआई की दुनिया, बच्चे इसमें भी काफी आगे निकल रहे हैं और स्थिति इस तरीके की है कि अब जो क्रिएटिविटी का एक लेवल बच्चों के भीतर होना चाहिए था, वो एआई के जरिए, रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 करोड़ बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बच्चे अपने माता पिता की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.3 करोड़ बच्चे पढ़ाई और होमवर्क में भी एआई की मदद लेने लगे हैं। 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी परेशानियों पर एआई से ही सलाह ले रहे हैं।
एआई बच्चों के लिए जानकारी हासिल करने का एक नया माध्यम बना है, लेकिन वो सोशल नेटवर्किंग से उनको काट भी रहा है, फिजिकल सोशल नेटवर्किंग से। पढ़ाई से जुड़े सवालों के लिए जवाब पाने का बच्चे एआई का बेहतर विकल्प मान करके चल रहे हैं। एआई ने बच्चों के लिए जटिल विषयों को समझने का नया विकल्प उपलब्ध कराया है। रचनात्मक गतिविधियों में भी बच्चे एआई आधारित टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के साथ बच्चों का संवाद तेजी से सामान्य होता जा रहा है। बिना अभिभावक की निगरानी के एआई का इस्तेमाल विशेषज्ञों की चिंता है। एआई से मिलने वाली गलत या अधूरी जानकारी बच्चों को भ्रमित कर सकती है। बच्चों की निजी जानकारी एआई प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगी तो वो भी उनके लिए खतरा है। भारत में इंटरनेट यूजर 100 करोड़ हो गए हैं। अब ये 100 करोड़ लोग भारत के इंटरनेट पर कर क्या रहे हैं, ये भी समझिए। भारत में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95.8 करोड़ के आसपास है। इंटरनेट यूजर की बढ़ती संख्या भारत के तेजी से डिजिटल होते समाज को दिखा रही है। देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में 57% यूजर ग्रामीण इलाकों से हैं। ग्रामीण भारत में करीब 54.8 करोड़ लोग सक्रिय रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट की पहुंच अब महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई। गांव में स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता ने डिजिटल पहुंच बढ़ाई है। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती लोकप्रियता भी इंटरनेट इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। शॉर्ट वीडियोस के बढ़ते चलन से ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की खपत बढ़ी है। एआई आधारित सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से डिजिटल गतिविधियां बढ़ रही हैं। इंटरनेट ने ग्रामीण आबादी को डिजिटल बाजार और सेवाओं से जोड़ने का भी काम किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब देश के छोटे शहरों और गांवों तक तेजी से पहुंचे हैं। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने इंटरनेट की उपयोगिता को बढ़ाया है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े के आसपास आ जाएगी। युवाओं के सामने डिजिटल दुनिया के क्या खतरे हैं, यह भी समझना जरूरी है। इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने से युवाओं में डिजिटल निर्भरता बढ़ेगी, यानी उनकी अपनी स्किल्स कम होंगी। लगातार स्क्रीन देखने की आदत युवाओं की रोजमर्रा की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। शरीर पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। डिजिटल कंटेंट का लगातार संपर्क युवाओं की सोच और व्यवहार पर भी असर डालता है। कम उम्र में बनने वाली डिजिटल आदतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। ऑनलाइन नुकसान अक्सर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आने की आशंका रहती है। एल्गोरिदम यूजर की कमजोरियों और पसंद के आधार पर कंटेंट को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार ध्यान खींचने वाले कंटेंट युवाओं को लंबे समय तक ऑनलाइन रख सकता है। गलत और भ्रामक जानकारी युवाओं की सोच और फैसले को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने से ऑनलाइन दबाव भी बढ़ सकता है। डिजिटल पहचान को लेकर युवाओं में तनाव और असुरक्षा की स्थिति भी बन सकती है। निजी जानकारी साझा करने से डेटा के दुरुपयोग का खतरा भी पैदा हो सकता है। साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से युवाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। अनुचित या हानिकारक कंटेंट तक आसान पहुंच भी बच्चों के लिए चिंता का विषय है। अत्यधिक डिजिटल
इस्तेमाल युवाओं के सामाजिक जीवन, वास्तविक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं उससे भारत के लिए भी चिंता की बात है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभिभावक डिजिटल दुनिया से अपने बच्चों को बाहर निकालकर और सामान्य दुनिया में जिस तरीके का बर्ताव चाहिए उसके लिए प्रेरित करेंगे। वंदे राष्ट्र।